हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कृषि। तो गाइज, आज हम इस चैप्टर के अंदर कृषि के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है कृषि, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। यानी कृषि की दृष्टि से हमारा देश भारत एक महत्वपूर्ण देश है और इसकी जो 2/3 जनसंख्या है वो कृषि कार्यों पे डिपेंड है। और कृषि एक प्राथमिक क्रिया भी है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न है वो करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त ये विभिन्न उद्योगों के लिए जो कच्चा माल होता है वो भी पैदा करती है। और इसके अतिरिक्त यानी कुछ उत्पादन जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का निर्यात भी किया जाता है। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? कृषि के प्रकार। अब हम पढ़ने वाले हैं कृषि के प्रकार के बारे में। तो कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों के सार्थक परिवर्तन हुआ है और जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र हैं वो अपनाए गए हैं। यानी कृषि है वो हमारे देश की एक प्राचीन आर्थिक क्रिया है और पिछले काफ़ी यानी हजारों वर्षों के दौरान जो भौतिक, पर्यावरण है, प्रौद्योगिकी है और सामाजिक, सांस्कृतिक और रीति रिवाजों के अनुसार जो खेती है वो करने की विधियों में जो सार्थक परिवर्तन हुआ है और जो जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि में अनेक प्रकार हैं। वह प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। तो इस प्रकार की कृषि है वो भारत के कुछ भागों में यानी अभी भी है वो की जाती है। यानी जो प्रारंभिक जीविका जो निर्वाह कृषि है वो भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। और प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाओ और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से है वो की जाती है। तो इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून पैदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए है वो अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है वो मानसून के ऊपर है वो डिपेंड करती है और अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर भी ये निर्भर करती है। ये कर्तन दहन प्रणाली कृषि है और किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार का भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति है वो बढ़ जाती है। चूँकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। झूम कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसेलो और इंडोनेशिया में लद्दाख और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। यानी जो झूम है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में भी ये प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर और बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू अथवा पेंडा, ओडिशा में पांडाडाबी या कोमान या बारिका, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालेर और वाल्टेर,
हिमालय क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरवा और उत्तर प्रदेश पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि के नाम से जानी जाती है। रिंजा असम में डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। वह प्राय परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती है। वह अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है, परंतु इस छोटी सी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की उर्वरता के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होगी। क्या आप बता सकते हैं कि रिंजा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है, और क्या आप इन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाई जाती हैं? गहन जीविका कृषि। तो इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है और यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग हो वो किया जाता है। यानी जो गहन जीविका कृषि है वो उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव है वो अधिक होता है। क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है? तो भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि के अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। अब वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि क्या होती है कि जो वाणिज्यिक कृषि है के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। और कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल है। क्या आप इन फसलों के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं जो एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में और दूसरे प्रदेशों में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती है? रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल है वो बोई जाती है और रोपण कृषि उद्योग कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों को सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, जैसे आप चित्र संख्या 4.2 के अंदर देख सकते हो कि भारत के दक्षिण भाग में केले की रोपण कृषि है वो इस तरह से की जाती है। उत्तर पूर्व में बांस की कृषि, तो आप चित्र संख्या 4.3 के अंदर देख सकते हो, यानी बांस की कृषि है वो इस तरह से की जाती है। इसलिए इसके विकास में परिवर्तन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब सस्य प्रारूप। आपने भारत की बौद्धिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और सस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 सस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार हैं: रबी, खरीफ और जायद। यानी भारत के अंदर 3 तरह की खेती है वो की जाती है जो अलग अलग ऋतुओं में की जाती है: रबी, खरीफ और जायद। तो रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य है वो काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों कुछ मुख्य रबी की फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है, यानी गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों ये है वो देश के मतलब विस्तृत भाग के ऊपर ये फसलें हैं वो की जाती है। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में गेहूं और अन्य रबी की फसलों के उत्पादन के लिए ये राज्य हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी की फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है।
खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ ही बोई जाती हैं। यानी जो खरीफ की फसलें हैं वो मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में इसे काट ली जाती है। और इस ऋतु में बोई जाने वाली जो मुख्य फसलें हैं उसमें चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तुर यानी अरहर और मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन ये शामिल हैं। और चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ये विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश और बिहार में ये की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली मुख्य यानी महत्वपूर्ण फसल बन गई है। यानी जो चावल है वो पंजाब और हरियाणा के अंदर है वो बहुत ही अधिक बोया जाता है, यानी महत्वपूर्ण फसल बन गया है इन राज्यों का। असम, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा में धान की 3 फसलें हैं, ओस, अमन और बोरो बोई जाती हैं। रबी और खरीफ की जो फसल है वो ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। यानी रबी और खरीफ की जो फसल हैं ऋतुओं के बीच के अंदर जो ग्रीष्म में बोई जाती है, यानी गर्मियों के अंदर बोई जाने वाली जो फसल है उसको जायद कहा जाता है। तो जायद ऋतु में मुख्यतः इसके अंदर है वो तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है। तो गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। अब हम मुख्य फसलें, तो मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें हैं वो उगाई जाती है। और भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि हैं। यानी भारत में जो उगाई जाने वाली जो मुख्य फसलें हैं उसके अंदर चावल, गेहूँ और मोटे अनाज और दाल, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट ये आते हैं। चावल, भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न है वो चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादन देश है। आप देख सकते हो चित्र संख्या 4.4 के अंतर्गत चावल की कृषि है वो इस तरह से की जाती है। आप इस मैप में देख सकते हो यानी जो चावल हैं वो कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र के अंदर है वो ज़्यादा होते हैं, यानी कौन सा क्षेत्र चावल के लिए मुख्य है। तो आप देख सकते हो जो ये कलर किया ये है चावल का प्रमुख क्षेत्र, और जो गौण क्षेत्र है वो है वाइट कलर में आप जो देख रहे हो, और ये क्षेत्र है गौण क्षेत्र। उत्पादक देश है और ये एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके है वो उगाया जाता है। आप देख सकते हो कि 4.4 चित्र संख्या में तो मैदान में कटाई के लिए तैयार चावल की फसल, यानी चावल की फसल है वो इस तरह से हो जाती है तैयार होने के ऊपर। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। यानी चावल है वो उत्तर और उत्तर पूर्वी जो मैदान हैं उनके तटीय क्षेत्रों और जो डेल्टाई प्रदेश हैं उसके अंदर उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की संगतता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। गेहूँ, तो गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो कि देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। यानी जो गेहूँ है वो भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और ये उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों के अंदर, यानी भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों के अंदर ये पैदा होती है। और रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है और इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हो चित्र संख्या 4.5 के अंतर्गत जो गेहूं की कृषि है वो इस तरह से होती है। गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। इन 2 जगहों पर गेहूं है वो मुख्य रूप से उगाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भाग गेहूं उत्पादन करने वाले मुख्य राज्य हैं। मोटे अनाज, तो ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज हैं। तो यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है परंतु इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरण
है वो रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और ये फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती और इसके प्रमुख उत्पादन राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। अब बाजरा, तो ये बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और ये लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। और रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। अब है मक्का, तो ये एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग होती है। यानी जो मक्का है वो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में प्रयोग में ली जाती है। यह एक खरीफ की फसल है। आप देख सकते हो बाजरे की फसल चित्र संख्या 4.6 के अंदर इस तरह से होती है। आप इस मैप में देख सकते हो, यानी जो भारत का मैप है इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो गेहूं है वो मुख्य रूप से कहाँ कहाँ होता है। तो आपको जो ये कलर दिखाई दे रहा है बिल्कुल लाइट पिंक कलर है ये, तो इसके अंदर जो गेहूं है वो प्रमुख रूप से उगाया जाता है। और जो कलर है गौण क्षेत्र, तो जो गेहूं उगाने की गौण क्षेत्र हैं वो आपको जो पिंक कलर है बिल्कुल लाइट कलर में दिख रहा है। तो इसके अंदर जो गेहूं है वो गौण क्षेत्र में उगाया जाता है, जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार में जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। तो आधुनिक औद्योगिक निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों, सिंचाई के उपयोग में से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो आप देख सकते हो चित्र संख्या 4.7 के अंदर मक्के की कृषि है वो इस तरह से की जाती है। अब है दालें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती है। तुर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती है? दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में भी बोया जाता है। और भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब है खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें। अब है गन्ना। तो गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है और ये फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेमी से 100 सेमी वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और ये चीनी, गुड़, खांड, सारी, सीरा बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। आप देख सकते हो चित्र संख्या 4.8 के अंतर्गत गन्ने की कृषि है वो इस तरह से की जाती है। अब है तिलहन। 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था और 2015 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। तो देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। तो इनमें से अधिकतर खाते हैं और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार का सामान और उबटन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है।
तो आप देख सकते हो चित्र संख्या 4.9 के अंतर्गत मैदान में कटाई के लिए तैयार मूंगफली की फसल है, सूरजमुखी की है और सरसों की फसल। तो गाइज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और जो हमारा चैप्टर बचा है वो हम आगे वाले वीडियो के अंतर्गत इसको पूरा करेंगे। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।